यानी कि ज्यामिति की किस तरीके से अवधारणाएं बताई गई है, किस तरीके से बिंदु बनते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे ज्यामिति किसे बना है, ये ज्योमेट्री से बना है। ज्योमेट्री में एक तो जियो है, एक मेट्रॉन है। जियो मतलब होता है भूमि, मेट्रॉन मतलब मापन, यानी कि भूमि का मापन। जैसे मान लीजिए एक खेत है, खेत में क्या है, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है या बाढ़ की वजह से खेत की मेड़ है, जिससे हमें पता चलता है कि किसका खेत है, तो वो मेड़ से पता चलता है। अगर बाढ़ आ जाती है तो ये मेड़ गायब हो जाती है बाढ़ आने की वजह से, तो हमें पता नहीं चल पाता है कि ये खेत किसका है, ये खेत किसका है। तो उसका वापस से पता लगाने के लिए किसको लाया गया, ज्योमेट्री को लाया गया। उससे भूमि का मापन किया जाता था तो क्या है, तो वहां से ये ज्योमेट्री निकल करके आई है। अब ये ज्योमेट्री का उपयोग है इंजीनियरिंग के फील्ड में भी किया जाता है। कपड़ों को डिजाइन करने में भी हम नाप तोल करते हैं, तो वहां भी ज्योमेट्री का प्रयोग किया जाता है, स्केल का उपयोग किया जाता है। कोई भी अगर तभी होती है, स्कूल में अगर हमें कोई खाने के डिब्बे बनाने हैं, वहां भी ज्योमेट्री का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि डिब्बे हैं आयताकार भी होते हैं, कई डिब्बे वृत्ताकार भी होते हैं। जैसे हम खेलते हैं तो यहाँ पर जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट का बैट है, उसकी भी साइज होती है, तो उसमें भी ज्योमेट्री काम आती है। बॉल है होती है, बॉल के अंदर भी ज्योमेट्री काम आती है, फुटबॉल के अंदर भी ज्योमेट्री काम आती है, तो हर जगह यहाँ पर ज्योमेट्री काम आती है। अब बिंदु की बात करें, बिंदु क्या होता है, बिंदु को हम कहते हैं डॉट। ये बिंदु है, तो बिंदु क्या है, एक तरीके से अपरिभाषित माना जाता है बिंदु को, तो इसको डॉट से हम दिखाएंगे। अब हम आगे देखें, जैसे कि जैसे ये बिंदु है, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी, तो इस तरीके से पढ़ा जाएगा, बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। बिंदु निसंदेह बहुत छोटे होने चाहिए। बिंदु की बात करें, ऐसा नहीं है बिंदु इतना बड़ा होगा, वो गोला हो जाएगा। अगर इस तरीके से गोल कर देंगे इसको तो ये गोला हो जाएगा। तो बिंदु क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिंदु हम बड़े बड़े दिखाएं। तो यहाँ पर ये बिंदु है, बिंदुओं के नाम दिए दिए गए हैं। अब हम क्या करना है, आसमान में एक तारा हमें एक बिंदु की अवधारणा का अभ्यास कराता है। अपने दैनिक जीवन में ऐसी प्रकार की 5 स्थितियां चुनना है। जैसे तारा है, बिंदु के बारे में बताता है। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो बिंदु के बारे में बताती है। जैसे कि प्रकाश की किरणें कहीं पर पड़ती हैं तो बिंदु वहां पर पड़ता है। जैसे हम कोई लाइन खींचते हैं तो वहां पर लाइन के पास में बिंदु यहाँ पर मिलता दिखाई देता है। या फिर हम जैसे दीवार के कोनों की बात करें, तो दीवार के जो कोने होते हैं 4, वहां पर भी बिंदु होता है, यहाँ पर बिंदु बनेगा। तो इस तरीके से 5 उदाहरण हमें चुनने हैं। अब रेखाखंड की बात करें, रेखाखंड क्या होता है, जैसे दो बिंदुओं को जो मिलाने वाली लाइन होती है वो कहलाता है रेखाखंड। जैसे दो बिंदु हैं, इनको मिला दिया तो ये हो गया रेखाखंड। जैसे दो बिंदु कहीं पर भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर हैं, इनको मिला दिया, रेखाखंड हो गया। दो बिंदु हैं जैसे कि यहाँ पर है, इनको मिला दिया, ये रेखाखंड हो गया, तो ये रेखाखंड होगा। दो बिंदुओं को मिलाने वाला बिंदु रेखाखंड होता है, यानी मिलाने वाली ये रेखा है। अब रेखा के जो अंतिम सिरे हैं, ये दोनों अंतिम सिरे क्या कहलाते हैं, हमारे बिंदु कहलाते हैं। तो रेखा के अंतिम सिरे यहाँ पर बिंदु हो जाएंगे। अब रेखाओं के बारे में बात करें कि जैसे रेखा हम पोस्ट कार्ड का अगर किनारा बनाना है तो वहां पर बिंदु और रेखा काम आएगी। कोई भी आकृति बनानी है तो वहां पर रेखाएं और बिंदु काम आते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये वृत्ताकार बनाया गया है या आयताकार बनाया गया है, यहाँ पर बिंदु काम आएंगे। जैसे हमें बनानी है ये चीज, अब इसको वृत्ताकार बनाना है या फिर हमें आयताकार बनाना है, तो इस तरीके से बनाएंगे हम आयताकार, तो इसमें रेखा काम आएगी। जैसे यहाँ पर बना दिया तो ये क्या बनेगी, आयताकार बन जाएगी। तो इसमें रेखा और बिंदुओं का उपयोग किया गया है। तो बिंदु और रेखाओं को इस तरीके से दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखें, संलग्न आकृति में दो रेखाखंडों को नाम दिए गए हैं। कैसे नाम दिए गए हैं, जैसे ए बी रेखाखंड नाम दिया गया है इसको, इसको नाम दिया गया है AC रेखाखंड। और यहाँ पर बिंदुओं का नाम दे सकते हैं, जैसे कि ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है और सी बी यहाँ पर बिंदु है, तो बिंदुओं को भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर। अब एक रेखा की बात करें, जैसे रेखा कैसे मिल रही है, ये दो बिंदुओं से मिलकर बनती है, तो दो बिंदुओं से मिलकर बनने वाली रेखा हो जाएगी यहाँ पर। अब प्रतिच्छेदी रेखाएं की बात करें, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, इंटरसेक्स। जैसे दो लाइनें हमारे पास में ये काट रही हैं तो ये कहलाएंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। जैसे दो रेखाएं कैसे भी काट सकती हैं, कहीं से भी काट सकती हैं, वो हमारी क्या कहलाएंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर इस तरीके से मिला दिया तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं निकलाएंगी। सिर्फ दो रेखा इस तरीके से काटनी चाहिए, तो वो हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। अब हम बात करते हैं, जैसे रेखाओं के प्रतिच्छेद से आकृति बनती है। जैसे ये रेखा है, यहाँ पर मिलकर के क्या बना रही है, आयत बना रही है, आपस में प्रतिच्छेद कर रही है। ये किसका एग्जाम्पल है, ये चौराहे का। जैसे रोड पर जो चौराहे होता है,
तो वहाँ पर भी दो रेखाएं हैं, चार रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, तो ये चौराहा बनता है। तो ये परस्पर काटती हुई सड़कें दिखाई गई है। ये अंग्रेजी वर्णमाला का जो एक्स बनता है वो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से बनता है। अभ्यास पुस्तिका के जो किनारे हैं वो किससे बनते हैं, जैसे ये किनारे बन रहे हैं, ये किससे बनते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे दो रेखाएं एक ही बिंदु, एक से अधिक बिंदु कर सकती हैं। तो जैसे हम देखें दो रेखाएं, ये दो रेखाएं एक से अधिक बिंदुओं पर कभी भी प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। जैसे हमने मान लीजिए दो रेखाएं यहाँ पर प्रतिच्छेद करा दी, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद होगी, इसके बाद में हम इन रेखाओं को कितना भी बढ़ाएं ये कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करने वाली हैं। तो ये कथन क्या है, गलत है। दूसरा, क्या दो से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं, ये सही बात है कि दो से अधिक रेखाएं हम लेते हैं, ये बिंदु है, एक रेखा यहाँ पर कट रही है, एक यहाँ पर कट रही है, एक यहाँ पर कट रही है, यहाँ पर कट रही है, यहाँ पर कट रही है, यहाँ पर कट रही है। तो दो से अधिक रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर सकती हैं। तो ये यहाँ पर सही स्टेटमेंट है। अब समांतर रेखाओं की बात करें, समांतर रेखा क्या होती है, जैसे हमारे पास ये टेबल है, अब इस टेबल के समांतर अगर कोई रेखा खींचे, तो समांतर रेखा वे रेखाएं होती हैं जिनको हम आगे बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, और ये कहीं भी अपना समान दूरी दोनों के बीच में रहती हैं, वो कहलाती है समांतर रेखाएं। जैसे कि इनके बीच में समांतर दूरी रहती है। उदाहरण के लिए हम देखें, रेल की पटरियां, रेल की पटरियां हैं, कौन सी, समान करती हैं। तो समांतर रेखाओं में कोई भी रेखा है आपस में कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है। अब हमें देखना है कि समांतर रेखाएं हो जाएंगी, उसके बाद में यहाँ पर ये पता करना है कि कौन कौन सी रेखाएं समांतर है। जैसे स्केल की सहायता से देखें, रेल की पटरियां हैं, ये क्या है, समांतर का उदाहरण है। खिड़की की जो सलाखें हैं, खिड़की की सलाखें किसका उदाहरण है, समांतर रेखाओं का उदाहरण है। अब बात करते हैं किरण की। किरण का कैसे पता चलता है, जैसे एक लाइट हाउस से निकली हुई प्रकाश की किरण है, यहाँ पर किरण का पता चलता है। यहाँ टॉर्च से निकली हुई प्रकाश की किरण है, यहाँ से भी प्रकाश किरण का पता चलता है। सूर्य की किरणों से भी हमें किरण का पता चलता है। अगर हम कोई मूवी थिएटर में प्रोजेक्टर के द्वारा देखते हैं तो वहाँ भी हमें किरणों का पता चलता है। जैसे किरण रेखा का एक भाग होता है जो एक बिंदु से आरंभ होता है, जैसे उसी जगह से क्या होगी, किरण स्टार्ट होगी, तो इसे इनिशियल पॉइंट कहते हैं। और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती जाती हैं ये रेखाएं। जैसे ए है, जो कि क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु है, जहाँ से किरण स्टार्ट होती है वो कहलाएगा प्रारंभिक बिंदु, यानी कि स्टार्ट होने वाला बिंदु। और पी जो किरण का एक अन्य बिंदु है, जैसे ये किरण का अन्य बिंदु है, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, ए और पी, और इसको हम दिखाएंगे इस तरीके से। तो इसका मतलब है कि ए से किरण स्टार्ट हो रही है और पी बिंदु को काट कर जा रही है। अगर मान लो इसको हम ऐसे लिखते हैं, पी ए, और इस तरीके से किरण लिखते हैं, तो ये किरण इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि पी यहाँ पर आ जाएगा और ए यहाँ पर आ जाएगा। तो ये किरण को दर्शाने का तरीका है। जैसे पी क्यू किरण यहाँ पर दिखाई गई है, पी क्यू किरण का प्रारंभिक बिंदु क्या होगा, पी बिंदु होगा। क्यू किरण पर कहाँ स्थित होगा, किरण के बीच में होगा, जैसे कि यहाँ पर पी स्टार्ट हो गया, यहाँ पर क्यू होगा। और क्या हम कह सकते हैं कि क्यू इस किरण का प्रारंभिक बिंदु है, तो ये गलत है, हम कह नहीं सकते, क्योंकि क्यू प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट देखें, जैसे सामने दी गई आकृति में दर्शाइए कि किरणों के नाम लिखिए। तो किरणों के नाम हमें लिखना है। जैसे यहाँ पर कौन सी किरण है, टी ए, तो इसको लिखेंगे हम टी ए किरण, तो ये किरण दिखा दी हमने। यहाँ पर हम देखें, इसको नाम क्या देंगे, इसको नाम देंगे हम टी एन किरण भी दे सकते हैं, इसको नाम टी बी किरण भी यहाँ पर नाम दे सकते हैं। क्या टी इन किसी किरणों का, सभी किरणों का प्रारंभिक बिंदु है, तो यहाँ पर हम दे सकते हैं टी सभी किरणों का क्या है, प्रारंभिक बिंदु दे रखा है। अब हम देखें यहाँ पर जैसे किरण दे रखी है ओ ए, ओ से प्रारंभ होती है ये ओ ए किरण, और ए से होकर गुजर जाती है, यानी ए से होकर जाती है, और यह किरण बिंदु बी से होकर भी जाती है, ए से भी जा रही है और बी से भी जा रही है। तो क्या हम कह सकते हैं, ओ बी भी कह सकते हैं। तो ओ बी भी हम यहाँ पर कह सकते हैं, क्योंकि इसका प्रारंभिक बिंदु है वो ओ बी है, ओ बी भी हम कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, उसके बारे में बताना है कि ओ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ ओ ए और ओ करें, ओ ए भी एक ही, ओ बी भी यहाँ पर एक ही किरण को दिखा रहा है। पर हम कह सकते हैं कि किरण ओ ए को किरण ए ओ लिख सकते हैं, यानी कि जो ओ ए किरण है, ओ ए जो किरण है, यानी ओ से ये स्टार्ट हो रही है ओ ए किरण, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ किरण भी लिख सकते हैं। तो ए ओ किरण नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये ए से कोई स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये यहाँ पर गलत है। लिखिए, यानी 5 किरण लिखनी है हमें कोई भी। जैसे हमने मान लीजिए पहली किरण लिख दी के और एन,
तो के और एन है, तो इसका मतलब ये आ जाएगी के एन किरण। इस तरीके से 5 किरणों के हमें नाम लिखना है और तीर का चिन्ह भी लगाना है। अब जैसे प्रश्न वाला 4.1 हम देखें, सबसे पहले बता रखा है कि बिंदुओं के 5 बिंदुओं के नाम लेने हैं। तो 5 बिंदुओं के नाम हो गए हमारे यहाँ पर, ये बिंदु है, कौन कौन से नाम हो गए, बी सी ओ डी ई, ये 5 बिंदुओं के नाम हो गए। एक रेखा का नाम लिखना है, तो एक रेखा हम कोई भी लिख लेते हैं, जैसे कि डीवी हमने क्या लिख दिया, रेखा लिख दी है, तो डीवी यहाँ पर रेखा होगी। 4 किरणों के नाम लिखने हैं, तो 4 किरण हम लिख सकते हैं, जैसे कि ओ सी किरण है जो कि ओ से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पर ओ वी किरण है जो कि ओ से स्टार्ट हो रही है, ओ वी किरण जो कि ओ से स्टार्ट हो रही है। और यहाँ पर हम यहाँ पर डी एफ यहाँ पर नाम दे करके इसको इसको भी लिख सकते हैं, यानी कि ओ एफ किरण है जो कि ओ से स्टार्ट हो रही है। 5 रेखा, ये वाला एक रेखाखंड हो जाएगा, यानी कि ओ ई रेखाखंड हो जाएगा, ओ ई रेखाखंड। ओ वी रेखाखंड हो सकता है, ओ एफ रेखाखंड हो सकता है, डी ई रेखाखंड हो सकता है, डी बी भी यहाँ पर रेखा हो सकती है, बी यानी ओ ई भी रेखा हो सकती है यहाँ पर। इस तरीके से 5 रेखा लिख सकते हैं। तो जैसे रेखा यहाँ पर बन सकती है, ए से अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो ओ डी किरण हो सकती है, बी डी किरण हो सकती है, सी डी किरण हो सकती है। और इसी तरीके से रेखा हम कहें तो यहाँ पर ए डी रेखा भी हम कह सकते हैं इसको, बी सी रेखा भी हम कह सकते हैं, ए सी रेखा भी कह सकते हैं, और डी वी रेखा भी इस तरीके से कह सकते हैं। तो रेखाओं के नाम लिखना है हमें। संलग्न आकृति, जो ये आकृति है इसको देखकर, जिसमें ई प्रतिच्छेद करती है, यानी ई पर कौन कौन सी रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो ई पर एक रेखा तो हमारी ए ई है जो प्रतिच्छेद कर रही है, ए ई या ए डी हम कह सकते हैं, ए डी रेखा है, ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। यहाँ पर एफ और ओ, ये ई पर प्रतिच्छेद कर रही है। दूसरा क्वेश्चन पूछा है ए से होकर जाने वाली रेखा, ए से होकर जाने वाली कौन सी रेखा है, यहाँ पर डी वी रेखा हम कह सकते हैं कि डी वी रेखा है, ए से होकर जाने वाली रेखा है। तो डी वी रेखा ए से होकर जा रही है यहाँ पर। वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, तो ओ किस पर स्थित है, एफ और ओ, तो वो रेखा क्या हो जाएगी, यहाँ पर एफ हो जाएगी। प्रतिच्छेदी रेखाओं के दो, और कौन सी है, सी और ओ रेखा। तो ये सी ओ रेखा किसको काट रही है, सी ओ रेखा यहाँ पर ए डी रेखा को काट रही है, तो एक युग्म तो ये हो गया। दूसरा है प्रतिच्छेदी रेखाओं में एफ ओ किसको काट रहा है, एफ ओ डी ई को काट रहा है, तो डी हो जाएगा। तो ये प्रतिच्छेदी रेखाओं के पॉइंट हो गए। निम्न रेखाएं खींची जा सकती है, एक बिंदु से कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती है। दो बिंदुओं से कितनी रेखा खींच सकते हैं, दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा हम कह सकते हैं, इसके अलावा नौ के नहीं खींच सकते। ये नहीं है कि ऐसे हम खींच देंगे, ऐसे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस तरीके से अगर रेखा खींचेंगे, दो बिंदुओं से सिर्फ एक ही रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं, यानी कि अनंत रेखाएं यहाँ पर खींची जा सकती हैं। नेक्स्ट हम देखें, इन स्थितियों में प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाना है। जैसे कि बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है, तो रेखाखंड हमने माना है A और B, इस पर स्थित है बिंदु P, तो P बना देंगे बीच में। रेखा XY और PQ M पर प्रतिच्छेद करती है, तो दो रेखा बना देते हैं XY और PQ। ये होगी हमारी XY, ये रेखा होगी हमारी PQ। इस पर कौन सा बिंदु प्रतिच्छेद है, M पर प्रतिच्छेद करती है, तो M बना देंगे सेंटर में। एल पर ई और एफ स्थित हैं, एक एल रेखा है इस तरीके से, इस पर ई और एफ स्थित है, तो ये एल रेखा होगी, ई और एफ इस पर स्थित हो गया। परंतु डी स्थित नहीं है, तो डी को हम बना देते हैं जैसे कि यहाँ, तो ये डी हो गया। तो इस तरीके से रेखा बना सकते हैं। ओ एन ओ पी और ओ क्यू बिंदु ओ पर मिलती हैं, तो ओ एन और ओ क्यू है बिंदु ओ पर मिलती हैं, तो ओ पी हम इस तरीके लिख सकते हैं, ओ और पी, यानी ये दोनों दिशाओं में बढ़ती है, दोनों दिशाओं में मतलब इस तरीके से बढ़ रही है। एक तरफ है ओ जाएगा, ओ क्यू इधर भी दोनों दिशाओं में बढ़ रही है, तो इसका क्या है, बिंदु ओ पर मिलती हैं, ये बात सही है कि बिंदु ओ पर मिलती है। अब बात करते हैं रेखा एम एन की। अब रेखा जो एम एन दे रखी है, हमेशा रेखा लिखा हुआ है, तो रेखा में हमें क्या करना होगा, जैसे कि एम और एन लिखा हुआ है, तो रेखा को इस तरीके से दिखाया जाता है। और किरण को कैसे दिखाते हैं, अगर एम और एन है किरण, तो इसको एक तरफ दिखाया जाएगा, यानी एक तरफ तीर का चिन्ह लगाया जाएगा, और रेखा में यहाँ पर दोनों तरफ तीर का चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है कि सत्य और असत्य। पहला तो ये रेखा हमारा देखा रखा है, एम एन पर स्थित बिंदु क्या है,
QNON, तो क्यू एम एन रेखाखंड पर है, तो ये बात सही है, एम एन रेखाखंड पर ही है। दूसरा क्या देखा रखा है, रेखाखंड एम एन पर स्थित है, MON रेखाखंड एम एन पर स्थित है, ये भी सही है। MN है रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु हैं, M और N रेखाखंड एम एन के अंत बिंदु नहीं है, ये बाह्य बिंदु है, तो ये गलत है। O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं, O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं, तो ये भी गलत है, ये अंदर की साइड है। रेखाखंड OP के तो नहीं है, एक बाहरी हो गया। M रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक बिंदु है, तो M जो रेखाखंड है, यहाँ पर रेखाखंड कौन सा दे रखा है, Q और O दोनों के अंत बिंदुओं में से एक है, तो ये गलत है, अंत बिंदुओं में से नहीं है, ये तो सेंटर में आ रहा है। M किरण OP पर एक बिंदु है, OP यहाँ पर है, O से स्टार्ट हो रहा है और P तक जा रही है किरण, तो इसमें M दे रखा है, एक बिंदु है, तो M तो इधर रह जाता है, तो ये भी गलत है, यहाँ पर M लेफ्ट साइड में रह गया। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि किरण OP से भिन्न है, जैसे कि यहाँ पर हम देखें QP और OP दे रखा है, OP किरण इस तरीके से स्टार्ट होगी और QP यहाँ पर इस तरीके से स्टार्ट होगी, भिन्न है, तो भिन्न नहीं है, ये सेम है, तो ये भी गलत है। किरण OP वही है जो किरण OM है, तो OP वही है किरण जो OM है, तो ये गलत है, ये तो इधर जा रही है यहाँ पर और ये इधर जा रही है, तो ये गलत हो जाएगी। किरण OM और OP के विपरीत नहीं है, किरण OM दे रखी है, OM इधर आ रही है और OP के विपरीत नहीं है, OP इधर जा रही है, तो ये कह रहा है विपरीत नहीं है, जबकि ये विपरीत है, तो ये गलत है। OP का बिंदु नहीं है, तो O किरण है OP का, तो OP का प्रारंभिक बिंदु है क्योंकि ये पहले आ रहा है, तो ये यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु है, जबकि यहाँ पर दे रखा नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत है। N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है, तो ये यहाँ पर देखें, यहाँ पर N आ रहा है स्टार्टिंग में, यहाँ पर N आ रहा है, तो प्रारंभिक बिंदु है, यानी ये बात सही है। तो यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु और ये हम पहचानना सीखते हैं। अब बात करते हैं वक्र की। वक्र में क्या होता है, वक्र में इस तरीके से वक्र आएगा, सीधा हम नहीं खींचेंगे, तो यानी यहाँ पर रेखा नहीं आएगी, वक्र सीधी भी हो सकती है और टेढ़ी भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम देखें वक्र क्या है, किस तरीके से बनाया जाएगा। जैसे ये सारे वक्र हैं, किसी भी तरीके से वक्र को बनाया जा सकता है, जैसे कि ये वक्र है, ये है वक्र है, लेकिन वक्र आपस में, जैसे चांद है, चांद वक्र का ही उदाहरण हो जाएगा, जैसे ये वक्र का उदाहरण है। जैसे हम कोई संख्या लिखते हैं, ये वक्र का उदाहरण है, जैसे ये हम संख्या लिखते हैं, ये वक्र का उदाहरण है, तो ये वक्र से बनते हैं जो भी संख्याएं बनती हैं। तो हम 5 सरल वक्र बना सकते हैं और 5 वक्र बनाएंगे जो सरल न हो, जैसे कि 5 सरल वक्र हमने बना दिए इस तरीके से, 5 ऐसे बनाएंगे जो सरल नहीं होते, बनाना है 5 बेकार वक्र बनाना है जो सरल नहीं है। और फिर यहाँ पर हमें वक्र क्या देखना है, ओपन वक्र है, यानी कि खुली हुई कर्व, या फिर दूसरी है बंद। बंद क्या होगी, जो उस तरीके से बंद हो जाएगी, जैसे कि ये वक्र बनाया हमने, घुमा घुमा के, इसको घुमा घुमा के कहीं पर भी काटना नहीं है और इस तरीके से बंद कर देंगे, तो ये हो जाएगा बंद वक्र। अगर इसको ओपन कर देते हैं कहीं से, जैसे कि इसको घुमाया घुमाया हमने, बहुत घुमाया, तो घुमाने के बाद में इसको बंद नहीं किया, ऐसा छोड़ दिया खुला, तो ये क्या कहलाएगा, ओपन वक्र कहलाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं खुली वक्र। तो ये खुली वक्र और ओपन वक्र हो जाएगा। अब एक आकृति में स्थितियों को हमें देखना है, जैसे कि टेनिस कोर्ट की आकृति देखते हैं या कोई आकृति देखते हैं, तो इसमें क्या है, वक्र का ये अंदर का भाग है, वक्र का अंदर वाली चीज है। वक्र की परिसीमा, वक्र परिसीमा क्या होगी, वक्र की ये वाली जो सीमा है, ये कहलाती है वक्र की परिसीमा, तो ये बाहर वाली सीमा पर वक्र की परिसीमा कहलाएगी। वक्र का बहिर्भाग, बाहर का भाग कौन सा हो जाएगा, जैसे सी पॉइंट है, ये वक्र का बाहर का भाग होगा। तो 3 भाग होते हैं किसी भी वक्र के, अंदर का भाग, वक्र की परिसीमा और वक्र का बाहर का भाग, वो हमें पहचानना आना चाहिए। अब बात करते हैं बहुभुज की। बहुभुज क्या होता है, जिसके अंदर बहुत सारी भुजाएं होती हैं, वो कहलाता है बहुभुज। जैसे दो से ज्यादा, एक से ज्यादा जो भुजा होगी, दो से ज्यादा का भुजा होगा नहीं, 3 कम से कम यहाँ पर भुजा चाहिए। जैसे इसके अंदर हम बात करें, कितनी भुजा है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, तो ये क्या कहलाएगा, पंचभुज कहलाएगा। जैसे इसके अंदर हम बात करें, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, तो ये कहलाएगा त्रिभुज। क्या कहलाएगा, त्रिभुज। यहाँ पर हम भुजा देखें, 1 भुजा, 2 भुजा यहाँ पर, फिर तीसरी यहाँ पर है ये,
ये चौथी यहाँ पर है, फिर पाँचवीं यहाँ पर घूम रही है, फिर छठी यहाँ पर घूम रही है, फिर सातवीं घूम रही है, आठवीं गुजर रही है, नौवीं गुजर रही है, यानी 9 भुजाओं का समूह है। तो ये क्या कहलाएगा? नष्टभुज कहलाएगा। नष्ट यानी 9 भुजाओं का समूह है, अष्टभुज 8 भुजाओं का समूह है। जैसे यहाँ पर देखें 1 2 3 4, तो ये कहलाएगा चतुर्भुज। और कौन सा चतुर्भुज है? ये समांतर चतुर्भुज है। तो हम आगे पहचान देखेंगे समांतर चतुर्भुज की क्या होती है। अभी तो चतुर्भुज है। ये हम देखते हैं, ये वक्र से बना हुआ है। इसमें भुजा की बात करें, यहाँ पर एक भुजा है और बाकी ये वक्र का रूप है। तो यहाँ पर 3 भुजा भी मान सकते हैं और ये इसका मान सकते हैं अर्धवृत्त का रूप मान सकते हैं। तो ये सभी आकृतियाँ क्या कहलाएंगी? बहुभुज कहलाएंगी, यानी कि पॉलीगन्स ये कहलाती हैं। अब जैसे माचिस की 5 तिल्लियाँ लेकर के हमें क्या बनाना है? एक बहुभुज बनाने का प्रयास करना है। तो माचिस की तिल्लियों से बहुभुज बनाना है। माचिस की तिल्लियों से बहुभुज कैसे बनाएंगे? 2 माचिस की तिल्ली ऐसे रख देंगे हम, और एक माचिस की तिल्ली ऐसे रख देंगे, 4 तिल्ली एक माचिस की ऐसे रख देंगे, एक माचिस की ऐसे रख देंगे। तो ये बन जाएगा क्या? पंचभुज। तो इस तरीके से माचिस की 4 तिल्लियों से बहुभुज बनाना है, 3 तिल्लियों से बहुभुज बनाना है, और माचिस की 2 तिल्लियों से बहुभुज बनाना है। 2 तिल्लियों से यहाँ पर इस तरीके से बनेगा, लेकिन वो बहुभुज नहीं बनेगा। किस स्थिति में संभव नहीं हुआ? यानी बहुभुज कौन सी स्थिति में नहीं बन रहा है? 2 तिल्लियों की स्थिति में नहीं बन जाता है, क्योंकि 2 की स्थिति में ये खुला रह जाता है। तो भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण की बात करें, भुजा हमारी कहलाती है, जैसे ये भुजा है, कोई भी पंचभुजा या षष्ठभुजा उसकी भुजा है, ये हमारी भुजा है। शीर्ष की बात करें, शीर्ष यहाँ हमारे ये हैं, जैसे कि डी है शीर्ष है, सी शीर्ष है, बी शीर्ष है, ए शीर्ष है यहाँ पर, और ई शीर्ष है। तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? शीर्ष कहलाते हैं। अब यहाँ पर डी वी विकर्ण है, ई सी विकर्ण है, ए डी विकर्ण है, ये क्या कहलाते हैं? विकर्ण। ई और बी विकर्ण है, ये सभी विकर्ण कहलाएंगे। तो दोनों ही कर्व को किसी क्रम में लेकर के हमें बहुभुज का नाम लिख सकते हैं, भुजाओं की संख्या लिख सकते हैं। जैसे कि भुजा कौन कौन सी होगी यहाँ पर? ए बी भुजा है, बी सी भुजा है, सी डी भुजा है, यहाँ पर डी ई भुजा है, और उनको भुजाओं को दिखाया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जैसे भुजाएं बन गई हमारे पास में। अब बात करते हैं आसन्न भुजाएं। आसन्न भुजाएं क्या कहती हैं? कोई भी 2 भुजाएं जिनमें एक ओबेनिस्ट हो, कॉमन एंड पॉइंट हो, बहुभुज की आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। आसन्न भुजाएं कैसे दिखाएंगे? जैसे क्या ए बी और बी सी हैं आसन्न भुजाएं हैं यहाँ पर, ए बी और बी सी। तो ए बी की बात करें, ये ए बी है और ये बी सी है, एक ही पॉइंट पर मिल रही हैं, क्या ये आसन्न भुजाएं हैं? तो ये आसन्न भुजाएं कहलाएंगे सकते हैं। अगर ए बी और बी सी आसन्न भुजाएं, तो ए ई और डी सी की बात करें, तो ए ई और डी सी ये आसन्न भुजाएं नहीं है, क्योंकि ये एक पॉइंट पर कहीं मिल नहीं रही है, तो आसन्न भुजाएं नहीं कहलाएंगी। तो बहुभुज की एक ही भुजा के अंत्य बिंदु आसन्न शीर्ष, यानी कि एडजेसेंट वर्टिकल्स कहलाते हैं। जैसे कि शीर्ष ई और डी हैं, आसन्न शीर्ष कहलाते हैं। एक ही भुजा के अंत्य बिंदु, तो एक ही भुजा है ई डी, इसके अंत्य बिंदु क्या कहलाते हैं? आसन्न शीर्ष कहलाते हैं, यानी ई और डी यहाँ पर आसन्न शीर्ष होंगे, जबकि ए और डी आसन्न शीर्ष नहीं है। जैसे ए और डी की बात करें, यहाँ पर ये आसन्न शीर्ष नहीं है, जबकि ये यहाँ पर आसन्न शीर्ष है। तो ये भुजा के हैं, जैसे ये भुजा है, ए और डी क्या है? विकर्ण है, नहीं कहलाते हैं, सिर्फ भुजा के आसन्न शीर्ष यहाँ पर कहलाते हैं। अब शीर्षों को लीजिए और आसन्न नहीं है, तो उन शीर्षों को लेते हैं जो आसन्न नहीं है। शीर्षों को मिलाने से बड़े रेखाखंड बहुभुज के क्या कहलाते हैं? विकर्ण कहलाते हैं। तो जितने भी ये शीर्ष से बन रहे हैं, जैसे कि ए सी बन रहा है, ई बी बन रहा है, बी डी बन रहा है, ये सभी क्या कहलाएंगे? विकर्ण कहलाएंगे। अब रेखाखंड बी सी एक विकर्ण है, तो रेखाखंड बी सी है यहाँ पर एक विकर्ण है और है तो है, और क्यों है तो क्यों नहीं है। तो यहाँ पर बी सी हम देखें, बी सी क्या है? ये भुजा है, विकर्ण नहीं है। तो ये हम बता देंगे कि विकर्ण आसन्न शीर्षों को जोड़कर विकर्ण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जोड़ कर ये विकर्ण प्राप्त किया सकता है, तो विकर्ण हम प्राप्त कर ही रहे हैं, तो हाँ कह सकते हैं इसको कि हाँ हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं आकृति में कि बतानियाँ खुली और बंद कौन सी है। जैसे कि पहली आकृति क्या है? खुली हुई है यहाँ पर। ये दूसरी आकृति क्या है? बंद हो रखी है। तीसरी आकृति क्या है? खुली आकृति है। ये चौथी आकृति बंद आकृति है। पांचवी आकृति है ये हमारी बंद आकृति है। तो ये आकृतियों को पहचानना है कि बंद आकृति कौन सी है और खुली आकृति कौन सी है। अब बात करते हैं, खुला वक्र बनाना है, रफ आकृति बनानी है। खुला वक्र हमारा, जैसे कि ये हमारा खुला वक्र हो गया। बंद वक्र बनाना है, तो ये हमारा बंद वक्र हो जाएगा, जैसे कि इसको बंद कर देंगे, तो ये बंद वक्र हो गया। अब कोई भी बहुभुज कीजिए जिसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। जैसे बहुभुज हमने बना दिया, ये हमने बहुभुज बना दिया, इसका अभ्यंतर यानी अंदर का भाग, इसको हमने छायांकित कर दिया, तो ये हो गया बहुभुज। कुछ ना कुछ उत्तर देने हैं, जैसे
क्या यह एक वक्र है? तो ये वक्र दिखा रखा है, सही बात है। क्या यह बंद है? तो बंद भी है, ये भी यहाँ पर सही है। वक्र भी है, बंद भी है। रफ आकृति क्या बनानी है? बंद वक्र होना चाहिए, लेकिन वो बहुभुज नहीं होना चाहिए। तो वो कैसा बनेगा? इस तरीके से बंद वक्र बनेगा और इसको हम बहुभुज नहीं कहेंगे। तो ये बंद वक्र बन गया। केवल रेखाखंड से बनी हुई खुली वक्र, तो रेखाखंड से बनी हुई खुली वक्र बनेगी। दो भुजाओं वाला एक बहुभुज, तो दो भुजाओं वाला एक बहुभुज यहाँ पर नहीं सकता है। कोण की बात करें, कोण यहाँ पर आएगा। कोण किसी दो रेखाएं जब मिलती हैं तो कोण बनते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रेखा ये मिली, एक रेखा ये बनी, तो ये क्या बन गया? कोण बन गया। मिलने से कोण बनते हैं। अब कोण में ओवेनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु वाली दो किरणों का एक कोण बनता है। जैसे भुजाएं हैं, ओवेनिष्ठ प्रारंभिक बिंदु को हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। यानी यहाँ पर जो बिंदु होगा, एक पॉइंट जहाँ पर दोनों के अंदर आएगा, जैसे ओपी रेखा के अंदर भी आ रहा है ओ, और ओ क्यू रेखा के अंदर भी आ रहा है ओ, तो ये कहलाता है ओ हमारा ओवेनिष्ठ बिंदु। तो कोण को दर्शाने के लिए शीर्ष के एक छोटे वक्र का प्रयोग किया जाता है। ओ इस कोण का शीर्ष है। इस कोण की भुजाएं क्या हैं? क्या ओपी और ओ क्यू नहीं है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोण की भुजाएं दोनों ओपी और ओ क्यू ही यहाँ पर दे रखी है। अब बात करते हैं जैसे एंगल को नाम देने का तरीका क्या है। जैसे ये कोई एंगल है ए बी सी, और यहाँ पर थीटा बना हुआ है, तो एंगल को नाम कैसे देंगे? एंगल ऑफ, जहाँ पर बना हुआ है उसको हम बीच में रखेंगे। जैसे कि एंगल ऑफ ए ओ बी, इस तरीके से हम एंगल को रखेंगे। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एंगल किस तरीके से बनाना है, उसको हम इस तरीके से बनाएंगे। अब देखना है कि क्या एक कोण को केवल उसके शीर्षों द्वारा नामांकित करना है, ये सहायक होगा या नहीं। तो यहाँ पर एक कोण को उसके केवल उसके शीर्षों के द्वारा नामांकित करना सहायक होगा, ये बात सही है। कि जैसे हमें पी कोण बनाना है, पी कोण बनाना है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा ए पी वी, और यहाँ पर जो एंगल बनेगा पी, वो बनेगा एंगल कौन सा बनेगा? बी पी वी। अगर हम एंगल पी दिखा देते हैं तो यहाँ पर ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल बन रहा है या ये वाला एंगल बन रहा है। इसलिए यहाँ पर नामांकन देना आवश्यक है। तो इस तरीके से हम नामांकन कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए एबीसी लीजिए, एबीसी में कोई कोण मान लीजिए एबीसी है, तो ये बीए को परिसीमा को लेकर इस भाग को छायांकित कीजिए जिस ओर बीसी स्थित है। तो बीए को यहाँ पर हमें क्या लेना है? यहाँ पर परिसीमा लेना है और इसको पूरा को छायांकित कर देना है। तो ये पूरा हमने छायांकित कर दिया है, और बीसी ओर स्थित है उस तरफ हमने छायांकित कर दिया है। अब हमें बीसी को परिसीमा लेना है और दूसरे भाग को छायांकित करना है। तो बीसी को दोनों प्रकार के छायांकित भागों में ओवेनिष्ठ भाग जो होगा, ओवेनिष्ठ भाग कौन सा होगा? ये सेंटर वाला भाग ओवेनिष्ठ होगा, यानी दोनों छायांकित भागों में ही आ जाएगा ये वाला पार्ट। तो यहाँ पर अभ्यंतर एक सीमित क्षेत्र नहीं है, यह अनिश्चित रूप से विस्तृत है, क्योंकि कोणों की रेखा दोनों रेखाएं अनिश्चित रूप से अपनी विस्तृत है, तो ये अंत तक चल जाता है। जो अभ्यंतर है ये अंत तक चलता रहता है। तो यहाँ पर दो रेखाओं से बने बहुभुज के लिए हम अभ्यंतर नहीं बना सकते, हमें बंद चित्र बना होगा अभ्यंतर के लिए। जैसे यहाँ पर आकृति में दी गई आकृति में कोणों के नाम लिखने हैं, तो कोण कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है, एक कोण ये है। तो कोणों के नाम क्या होंगे? कोण ए डी सी, कोण डी ए बी, कोण ए बी सी, कोण हम करें बी सी डी, इस तरीके से कोणों के नाम लिखेंगे। अब आगे हमें बिंदु लिखने हैं, तो बिंदु कौन कौन से हैं? जैसे डीओई के अभ्यंतर में स्थित है, तो डीओई के अभ्यंतर में क्या स्थित है? तो डीओई, तो यहाँ पर हम सबको मिला देते हैं, डी ओ से इसको मिला देते हैं, ये हमने मिला दिया है। अब बात करते हैं डीओई के अभ्यंतर। डीओई के अभ्यंतर में कौन सा है? ये वाला पार्ट डीओई के अभ्यंतर में आता है। ईओएफ के बहिर्भाग, ईओएफ यहाँ पर हम बात करें, ईओएफ वाला भाग है, ये ईओएफ के हो जाएगा। और ईओएफ पर स्थित, इसमें क्या स्थित है? ये बी स्थित है यूएफ में, तो ये क्या है? बी यहाँ पर लिखा हुआ है। दोनों कोणों की रफ आकृतियां खींचना है। जैसे कि इसमें एक ओवेनिष्ठ हो, एक बिंदु ओवेनिष्ठ हो, तो ऐसे कोण बनाने हैं, ये वाला कोण ओवेनिष्ठ होगा। इसमें दो बिंदु ओवेनिष्ठ हो, ऐसे कोण बनाने हैं, तो दो बिंदु ओवेनिष्ठ हो तो इस तरीके से कोण बनेगा। इसमें दो बिंदु
दो बने थे, जिसमें एक किरण ओवेनिस्ट एक किरण ओवेन है, यहाँ से हमने एंगल बना दिया और यहीं से हमने ये वाला एंगल बना दिया, तो ये वाली एंगल जो बन रहा है ये किरण ओवेनिस्ट यहाँ पर हो जाएगी। तो ये आकृति हमें रफ आकृति बनानी है। अब त्रिभुज की बात करते हैं। तीन भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है वो वास्तव में त्रिभुज होता है, और यह सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज है। यानी बहुभुज हम तीन भुजाओं का सबसे कम वाला बहुभुज कह सकते हैं इसको। इसके तीन कोण बनते हैं, जैसे कि कोण ए है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, इनका योग 180 होता है हमेशा, यानी कि 180 तक ही ये जाते हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर बहुभुज होने के कारण। त्रिभुज का एक बहिर्भाग और एक अंतर्भाग होता है, यानी कि एक अंदर वाला भाग होगा, एक बाहर वाला भाग। इसी प्रश्नावली 4.4 में क्या होगा, त्रिभुज एबीसी का एक रफ चित्र बनाना है और त्रिभुज के अभ्यंतर में बिंदु पी अंकित कीजिए। तो ये एबीसी हमारा क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। नाम दे दिया ए, अंदर पी बिंदु रख दिया हमने, और बहिर्भाग में क्यू बिंदु, बाहर भाग क्यू बिंदु अंकित कर दिया। बिंदु ए इसके अभ्यंतर में स्थित है या नहीं, या बहिर्भाग में तीन त्रिभुजों की पहचान कीजिए। तीन त्रिभुज कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक तो है ए डी सी, कौन सा है त्रिभुज ए डी सी, एक त्रिभुज है ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, यानी कि ये वाला त्रिभुज बन रहा है, और एक बाहर वाला बन रहा है पूरा, तो ये ए बी सी त्रिभुज है, ए बी सी। तो इस तरीके से तीन त्रिभुजों की पहचान कर लेंगे। सात कोणों के मान लिखने हैं। सात कोण कौन कौन से हो जाएंगे, कोण ए, कोण बी, और कोण सी, और कोण बी। तो इसमें कोण, सात कोणों के मान लिखते हैं, जैसे कि बी कोण हो जाएगा पहला कोण, डी ए बी, और एक और कोण हो जाएगा डी ए सी, कोण फिर बी से कर दें, बी ए डी, कोण बी डी ए, कोण सी ए डी, कोण डी सी ए। इस तरीके से सात हम कोण लिख लेंगे। अब चतुर्भुज की बात करते हैं। चार भुजाओं वाला बहुभुज है चतुर्भुज कहलाता है, यानी इसको क्वाड्रिलेटरल करेंगे। चार भुजाएं और चार कोण इसके अंदर होते हैं, जैसे कोण यहाँ पर रखें चार ही हैं, एक दो तीन, और तो चार ही यहाँ पर कोण है। अब यहाँ पर इस बहुभुज के हम अभ्यंतर यानी अंदर का पार्ट हम देख सकते हैं। चार भुजाएं यहाँ पर ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इनके चार कोण यहाँ पर बताए गए हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी। क्या यहाँ पर हम देखें पी क्यू आर एस चतुर्भुज है, तो ये यहाँ पर है, कह सकते हैं कि चतुर्भुज है। यहाँ पर क्या पी क्यू आर एस एक चतुर्भुज है, तो ये में भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, ये पी क्यू आर एस है, ये क्या है, चतुर्भुज है। तो दोनों ही यहाँ पर चतुर्भुज हैं। तो किसी चतुर्भुज में ए बी और बी सी क्या होती हैं, आसन भुजाएं। क्या आप आसन भुजाओं को युग्म लिख सकते हैं, जैसे ए बी और डी, ए बी और डी सी यहाँ पर क्या है, सम्मुख भुजाएं। इस तरीके से आसन भुजा क्या कहूंगी, इस बिंदु पर जो भुजा होगी वो कहलाती है आसन भुजा। सम्मुख भुजाओं के अन्य युग्म हम लिख सकते हैं, जैसे कि डी ए और क्या है, डी ए और सी बी, दोनों सम्मुख भुजाएं हैं। तो यहाँ पर हम बात करें एंगल ए और एंगल सी का सम्मुख कोण कहते हैं, एंगल बी और एंगल डी को भी यहाँ पर सम्मुख कोण कहते हैं। इसी प्रकार हम बात कर सकते हैं कि आसन्न कोण क्या होंगे। आसन्न कोण होते हैं हमारे कोण ए और कोण बी, ये आसन्न कोण कहलाते हैं। क्या कहेंगे इसको, आसन्न कोण, आसन्न कोण या फिर एडजेसेंट कोण हम कहते हैं। अब प्रश्नमाला 4.5 हम देखें। जैसे चतुर्भुज पी क्यू आर एस का एक रफ चित्र बनाना है और उसकी विकर्ण खींचना है, तो जैसे पी क्यू आर एस चतुर्भुज बना देते हैं, ये हमारा चतुर्भुज बन गया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और इसका एक विकर्ण बनाना है, तो विकर्ण। अब क्या विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में है, तो विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु, दोनों विकर्ण बना दिए, प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर है। क्या ये चतुर्भुज के अभ्यंतर है या बहिर्भाग में, तो ये अंदर वाला भाग है, तो हम कहेंगे ये अभ्यंतर है। अब हमें बनाना है चतुर्भुज के एल एम एन का रफ चित्र, तो के एल एम एन का रफ चित्र बना दिया, ये हमारा हो गया के एल एम एन। सम्मुख भुजाओं के दो युग्म लिखने हैं, तो सम्मुख भुजा कौन कौन सी होंगी, के एल किसके सम्मुख होगी, के एल है यहाँ पर, एम एन के सम्मुख है, और पी एम है यहाँ पर, एल एन के सम्मुख है। तो ये सम्मुख भुजाओं के दो युग्म हो गए। आसन भुजाओं के युग्म की बात करें, आसन भुजाएं यहाँ पर के एम और एम एन हो जाएगी, एक तो के एम और एम एन, और एक हो जाएगी यहाँ पर एम एन और एल एन, क्या हो जाएगी,
एम एन के दो युग्म हमें लिखने हैं। आसन्न कोणों के ये दो युग्म कौन कौन से लिख सकते हैं, जैसे कि एम और एन है आसन्न कोण है, एन और एल भी यहाँ पर आसन्न कोण है, के और एल भी यहाँ पर आसन्न कोण है, के और एम भी यहाँ पर आसन्न लिख सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें खोज करनी है। खोज कैसे करनी है, पट्टियां और उन्हें बांधकर एक त्रिभुज बनाना है, एक चतुर्भुज बनाना है। त्रिभुज के किसी एक शीर्ष पर पट्टियों को अंदर की ओर दबाने का प्रयास करना है। यदि कार्य चतुर्भुज के लिए भी किया जाए, क्या त्रिभुज में कोई परिवर्तन आया, क्या चतुर्भुज में कोई परिवर्तन नहीं आया। त्रिभुज एक रिगिड आकृति है, क्योंकि त्रिभुज है जैसे इस तरीके से त्रिभुज बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम ऊपर से दाब देते हैं त्रिभुज में, किससे दाबते हैं, ऊपर से दाब देते हैं। तो ये जल्दी से टूटता नहीं है त्रिभुज। और जो आयत है, आयत में अगर ये आकृति है, इसमें ऊपर से दाब देंगे तो ये जो लाइन होती है, जैसे आपने गांव में देखा होगा, जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, यानी बिजली ले जाने के जो खंभे होते हैं, तो खंभे किस तरीके से बनाए, यानी खंभे के जो चिन्ह है इस तरीके से बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं, ताकि ये मजबूती प्रदान करते हैं, ये मजबूत होते हैं, ऊपर से अगर प्रेशर पड़ेगा तो ये मजबूत रहेगा। इसलिए यहाँ पर इसको कहते हैं त्रिभुज को रिगिड आकृति, यानी कि दृढ़ आकृति कहते हैं। होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी ली जाती है बड़े बड़े टावरों में, वो त्रिभुजीय आकारों के होते हैं। चतुर्भुजीय आकारों के क्यों नहीं होते, क्योंकि चतुर्भुज के जो आकार हैं वो रिगिड नहीं होते हैं, जबकि त्रिभुज के आकार क्या होते हैं, रिगिड होते हैं। रिगिड मतलब दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, इसलिए हम त्रिभुजों का वहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं वृत्त की। जैसे क्या आपने पर्यावरण के अनेक वस्तुएं पाएंगे जो गोल हैं, जैसे घड़ियां हैं, जूड़ी है, सिक्का है, ये सभी गोल हैं। तो गोल कहते हैं, व्रत को हम बहुभुज नहीं कहेंगे, ये सरल आकृति कहलाएगी। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक चूड़ी की गोल वस्तु को पेंसिल में घुमा करके हम, यानी कि उसके अंदर की साइड पेंसिल घुमा करके व्रत बना सकते हैं। और एक वृत्ताकार बाग बनाना भी हम सीख सकते हैं, ये वृत्ताकार बाग बना लेते हैं हम इस तरीके से। तो क्या करते हैं, बाग कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, एक लकड़ी गाड़ देनी है। लकड़ी गाड़ने के बाद में एक धागा लेना है, धागे में दूसरी लकड़ी बांध देनी है, और फिर इस लकड़ी को इस दूसरी लकड़ी के चारों तरफ घुमाना है। जो आकृति हमें प्राप्त होगी वो क्या बनेगी, व्रत बनेगी। तो इस तरीके से हम व्रत बना सकते हैं। और व्रत बनाने के लिए यहाँ पर डंडियों का हम उपयोग कर सकते हैं। व्रत के भाग कौन कौन से होते हैं, जैसे व्रत की बात करें यहाँ पर, तो हम देखेंगे व्रत के जो बी भी भुजा है, व्रत का ही भाग है। सी भी भुजा है, ये भी व्रत का भाग है। सी एम भुजा है, सी ए भुजाएं, ये सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, हम व्रत की त्रिज्या कहते हैं। यानी जो भाग व्रत के अंदर बराबर होते हैं वो व्रत की त्रिज्या कहलाते हैं। व्रत का व्यास क्या होता है, जैसे पूरा ये घूम जाता है, ये क्या कहलाता है, व्रत का क्या कहलाता है, परिधि कहलाती है। क्या कहते हैं, इसको चारों तरफ घूम जाते हैं, इसको व्रत की कहते हैं परिधि। और व्रत का व्यास क्या होता है, जो सेंटर से होकर गुजरता है, जैसे कि ए और डी। तो ए डी नाम दे देते हैं हम यहाँ पर, ए डी, ये क्या कहलाएगा, व्रत का व्यास कहलाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो चीजें हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है, ये क्या कहलाएगा, व्रत का व्यास। अब जीवा की बात करें, जीवा क्या है यहाँ पर, जैसे ये जो व्रत का पार्ट है, पी से क्यू तक का जो पार्ट है, ये क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है। तो ये व्रत की क्या होगी, जीवा होगी। तो यहाँ पर हम जीवा की, जीवा के बाद में हम बात करते हैं अभ्यंतर की, बाह्य भाग की। अभ्यंतर यानी अंदर वाला भाग हो जाएगा। बहिर्भाग यानी कि हमने एल नाम दे दिया, ये बाहर का भाग हो गया। तो व्रत का क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम इसकी संगत चाप की लंबाई कह सकते हैं। व्रत के अंदर, व्रत के अंदर जो इस तरीके का खंड बनता है वो क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड बनता है। इसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्यखंड कहेंगे। इसको कहा जाएगा त्रिज्यखंड। और व्रत के जो बाहर जो स्थित होता है उसको हम कहते हैं, जैसे कि ये अंदर व्रत का इस तरीके का भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, हम व्रत खंड कहते हैं। क्या बोलेंगे, व्रत खंड। तो ये हमें ध्यान रखना है कि व्रत के कौन कौन से भाग होते हैं। एक होता है परिधि, एक होता है यह त्रिज्या, एक होता है व्यास, एक होता है यहाँ पर त्रिज्यखंड, एक होता है व्रत खंड। तो इस तरीके से हम व्रत के जो जो भाग हैं वो हमें याद रखना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास में एक टायर है, टायर को हम घुमाते हैं जमीन पर। तो जब ये टायर घूम करके एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट कर करके वापस से यही पॉइंट कहीं और जगह टच करता है घूम करके, तो ये जो दूरी है वो कहलाती है परिधि। यानी एक चक्कर में जो दूरी
तय की जाती है। अब बात करते हैं, जैसे वृत्ताकार शीट है, वृत्ताकार शीट को अगर मोड़ देते हैं, जैसे इस तरीके से अगर वृत्ताकार शीट को मोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगी, आधी। तो वो क्या कहलाएगा, अर्धवृत्त कहलाएगा। यानी पूरे वृत्त को हमने घुमा दिया है, घुमाकर मोड़ दिया है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा अर्धवृत्त कहलाता है। तो वो सेमी सर्किल हो जाएगा। अब हम भाग देखते हैं, जैसे कि इसमें बतानी है आकृति में वृत्त का केंद्र कौन सा है। केंद्र यहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र है। तीन त्रिज्याएं कौन सी हैं, तीन त्रिज्या यहाँ पर ए ओ त्रिज्या हो जाएगी, यानी ये वाली त्रिज्या हो जाएगी, तो ये बी ओ त्रिज्या होगी। और ओ सी यहाँ पर त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि ओ सी यहाँ पर त्रिज्या। एक व्यास की बात करें, व्यास कौन सा है, ये वाला व्यास देते हैं हम, ए सी यहाँ पर क्या है, व्यास है। जीवा कौन सी है, जीवा जीवा हम बात कर सकते हैं, ई और डी है, ये क्या है, ई और डी, ये वाला पार्ट यहाँ पर क्या कहलाता है, जीवा कहलाता है, ये वाला पार्ट ई डी। तो ई डी यहाँ पर जीवा होगी। अभ्यंतर में दो बिंदु, यानी अंदर दो बिंदु हम क्या लिख सकते हैं, ओ और पी। ये अभ्यंतर में दो बिंदु हैं। बहिर में एक बिंदु, बाहर के भाग में क्यू बिंदु है, ये बाहर का भाग है। त्रिज्यखंड की बात करें, त्रिज्यखंड हो गया यहाँ पर ए ओ बी, यानी ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कहलाएगा त्रिज्यखंड। और वृत्तखंड की बात करें, वृत्तखंड हो गया ई डी। तो इस तरीके से हम वृत्त की पहचान करेंगे, कौन कौन सा पार्ट क्या है। एक वृत्त पर प्रत्येक व्यास उसकी एक जीवा भी होती है, तो ये यहाँ पर कह सकते हैं कि एक वृत्त पर प्रत्येक व्यास है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्योंकि बाकी सब जीवाएं होती है वो छोटी होती हैं, तो ये गलत स्टेटमेंट है। कोई वृत्त खींचना है और उसके अंकित करना है उसका केंद्र, जैसे ये वृत्त खींचा, वृत्त का केंद्र बनाना है तो ये केंद्र हो जाएगा। वृत्तखंड बनाना है तो वृत्तखंड यहाँ पर ये हो जाएगा, ये वाला वृत्तखंड हो गया। त्रिज्या बनानी है तो त्रिज्या यहाँ पर ये हो जाएगी। और उसके अभ्यंतर में एक बिंदु डालना है तो ये कोई भी बिंदु हम डाल देते हैं, जैसे ए बिंदु हमने डाल दिया है। तो इस तरीके से वृत्त की चीज बनेंगी। अब व्यास बात करें, वृत्त का व्यास क्या बनेगा, जैसे ये वृत्त है, यहाँ पर सीधा सेंटर से जो जीवा निकलती है वो व्यास कहलाता है। त्रिज्यखंड की बात करें तो ये वृत्त है, इसके अंदर केंद्र से जो त्रिज्या खंड बनता है ये हमारा त्रिज्यखंड कहलाएगा। चाप करें तो ये वृत्त है, वृत्त के अंदर जैसे कि यहाँ केंद्र से यहाँ पर ये जो बनेगा, ये चाप करें तो बहिर्भाग में ये क्यू पॉइंट हो जाएगा। इस तरीके से बहिर्भाग में बात कर सकते हैं। अब वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे। तो वृत्त के दो व्यास है, यहाँ पर हम कह सकते हैं अवश्य प्रतिच्छेद करेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये वृत्त तो हमने ये बना दिया ये वाला। दूसरा व्यास बनाएंगे तो ये इस तरीके से आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, ये सही बात है। वृत्त का केंद्र सदैव उसके अभ्यंतर में सही है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा है, बिंदु एक स्थिति निर्धारित करता है, इसे सामान्यतः अंग्रेजी के बड़े अक्षर से व्यक्त कर राष्ट्रीय रेखाखंड कहलाएगा। ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड हम कैसे दिखाते हैं, कोई भी रेखाखंड है वो ए बी को मिलाने वाला इस तरीके से दिखाया जाएगा, और बी ए को मिलाने वाला रेखाखंड वैसे इस तरीके से दिखा सकते हैं। कैसे भी हम रेखाखंड को दिखा सकते हैं, जब एक रेखाखंड ए बी को दोनों तरफ किसी वृत्त के या अंत में विस्तृत किया जाता है तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है, जैसे कि रेखाखंड है उसमें इस तरीके से इसको देखा जाए तो ये क्या कहलाएगी, एक रेखा कह लेते हैं। और इसको हम कैसे दिखाते हैं, ए बी का जो पाव दिखाया जाता है वो ऊपर यहाँ पर दोनों तरफ बढ़ने वाली रेखा दिखाया जाता है, इसको हम कहते हैं रेखा। कभी कभी इसको एल जैसे अक्षरों से भी व्यक्त किया जा सकता है। दो भिन्न रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर ही प्रतिच्छेद करती हैं या काटती हैं, वे प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। दो जब रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती अर्थात नहीं काटती तो वो समांतर रेखाएं कहलाती हैं। और किरण रेखा का एक भाग होता है जो एक बिंदु से प्रारंभ होकर के बिना किसी अंत के विस्तृत चलता रहता है, ये किरण रेखा कहलाती है। कागज के बिना पेंसिल उठाए कोई भी आकृति को एक वक्र कह सकते हैं। और यहाँ पर यदि कोई वक्र स्वयं को नहीं काटे तो वह सरल वक्र कहलाता है। और जब कोई वक्र अपने सिले हुए को पुनः वक्र कहलाती है। और यहाँ पर अब बात करें, अन्यथा उसे खुली वक्र भी हम कह सकते हैं। रेखाखंड से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड उसकी भुजाएं होती हैं। कोई भी दो भुजाएं जिनमें एक उभयनिष्ठ अंतःभुज हो, बहुभुज की आसन्न भुजाएं होती हैं। दो भुजाएं जहां मिलती है उसको कहते हैं शीर्ष कहते हैं, वर्टिक्स कहते हैं। बहुभुज की एक ही भुजा के
कर्ण कहलाते हैं। ओवेनिस्ट प्रारंभिक बिंदु दो किरणों से एक कोण बनता है। जैसे कि दो किरणें हैं OA और OB, तो ये OA बना दी हमने और ये OB रेखा बना दी, तो दो किरणें बना दी हैं, इनसे एंगल बन रहा है AOB। तो इसको क्या हम BOA भी लिख सकते हैं, तो ये सही है क्योंकि O यहाँ पर बीच में आना चाहिए, तो ये BOA भी। कोण L बहिर्भाग कौन सा हो जाएगा, M यहाँ पर बना दिया, कोण का बहिर्भाग हो गया। त्रिभुज एक तीन भुजाओं वाला बहुभुज है, ये सही है। चार भुजाओं वाला बहुभुज एक चतुर्भुज कहलाता है, इसके शीर्षों के एक क्रम पर। और यहाँ पर जैसे एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बिना बिंदुओं का व्रत है। इस पर व्रत पर दो बिंदु हैं, जैसे कि ये P है, ये मिला जीवा जो मिलाता है इसको। अब केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्रत का व्यास कहलाती है, और वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरकर बनता है त्रिज्यखंड कहलाता है। चाप से बनता है या संगत चाप से, दो त्रिज्याओं का संगत चाप क्या होगा, ये होगा संगत चाप, इससे जो बनता है वो त्रिज्यखंड कहलाता है। व्रत की एक जीवा और संगत चाप से घिरा वृत्तीय क्षेत्र को और व्रत के चाप से घिरे हुआ जो खंड है वो कहलाता है व्रत का एक व्रतखंड कहलाएगा, यानी इतना सा सेक्शन ये व्रतखंड कहलाता है। और व्रत के एक व्यास के दोनों अंत बिंदु उसे दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे कि व्रत के व्यास के दो अंत बिंदु, व्यास हमने बनाया ये वाला, तो इस व्रत को दो भागों में बांट देते हैं, यानी कि दोनों भाग बराबर हो जाते हैं, तो अर्धव्रत में इसको तोड़ देता है।